सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2025-26 को किसने जीत लिया है। तो आंसर होगा सर्विसेज ने। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संतोष ट्रॉफी की। तो पहले तो ये याद रखना इसका संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। आप कहोगे ये एक सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है और अभी जो संस्करण हुआ 2025-26 वाला, ये 79 नंबर का एडिशन हुआ। 15 दिसंबर को शुरू हुआ था और अभी 8 फरवरी तक ये चला। इसका फाइनल खेला गया था धेमाजी, असम में एक स्टेडियम है डकुआ खाना। और इसको जीता किसने? सर्विसेज ने जीत लिया, 8वीं बार जीता है। यहाँ पे सर्विसेज ने फाइनल में हराया है केरल को। साथ में ये भी मैं आपको बता दूं, अभी तक जो इसके 79 एडिशन हुए ना, इसमें सबसे ज्यादा बार इसको किसने जीता या सबसे सफल टीम कौन रही है? पश्चिम बंगाल। 33 बार इन्होंने जीता है। ये जो संतोष ट्रॉफी है इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में और पहला एडिशन बंगाल ने जीता था, दिल्ली को रहा था उस समय। अच्छा, इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसका आयोजन करता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की अगर बात कर लें, स्थापना होती है 1937 में, मुख्यालय नई दिल्ली और प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे। अब यहाँ पे फुटबॉल की ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी, तो उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, वैसे सर्विसेज से आपको याद आएगा, अभी जो 38th नंबर का नेशनल गेम्स हुआ था ना उत्तराखंड में, उसको भी किसने जीता था या उसमें टॉप पर कौन रहा था? सर्विसेज रहा था, आपको याद होगा। और वहां पे जीतने वाले को एक ट्रॉफी मिलती है जिसको कहते हैं राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सर्विसेज आया तो मैंने आपको बता दिया साथ में वो भी। चलो अभी फुटबॉल से संबंधित करंट अफेयर्स हम रिवाइज करते हैं। एक आप याद रखना, अभी बैलन डी और अवार्ड जो दिया गया था, महिलाओं में एटना बोनमाटी को दिया गया जो स्पेन की हैं और बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती हैं। पुरुषों में उस्मान डेम्बले को दिया गया जो फ्रांस के हैं और पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के लिए खेलते हैं। और इन्हीं नाम से आप एक और प्रश्न याद कर पाओगे। अभी फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था उस्मान डेम्बले को ही, इनको ही। और इसमें फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था एटना बोनमाटी को। तो ये सेम नाम है, तो इनसे ये दो प्रश्न आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। लियोनल मेसी अभी भारत आए थे तो 70 फीट ऊंची उनकी लोहे की प्रतिमा लगाई गई थी कोलकाता में। प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया था महाराष्ट्र ने। उद्देश्य है ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजना। दूसरा फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 जो कतर में हुआ था, उसको पेरिस सेंट जर्मेन क्लब ने जीता जो फ्रांस का है, फ्लेमिंगो को हराया था। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26 जिसे जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, पंजाब में हुआ था, मणिपुर ने जीता, पश्चिम बंगाल को हराया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने खालिद जमील। और 10वां कोपा अमेरिका फेमेनिना 2025 महिलाओं का कोपा अमेरिका इक्वाडोर में हुआ था, ब्राजील ने जीता, कोलंबिया को हराया। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहां पर शुरू हुई? हैदराबाद में, हैदराबाद के गाचीबौली स्टेडियम में। पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने मोहम्मद सलाह, मिस्र से हैं। डूरंड कप 2025 इसका 134वां संस्करण हुआ था और इसको जीता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, हराया था डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को। उसके अलावा पहली बार जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप है जो कि काठमांडू नेपाल में हुआ था, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता, नेपाल को हराया था। और फीफा अरब कप 2025 कतर में हुआ था, उसको मोरक्को ने जीता, जॉर्डन को हराया था। ठीक है, तो ये लेटेस्ट फुटबॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न भी हमने रिवाइज कर लिए। ध्यान में रखना, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में मिलान अभ्यास 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। कौन सा अभ्यास है? मिलान अभ्यास। याद रखना ये एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्र अभ्यास है। द्विवार्षिक मतलब हो गया हर 2 साल में एक बार होता है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास मतलब मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं इसमें। 50 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसका आयोजन कौन करता है? इंडियन नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और अभी इसका ये 13वां एडिशन होगा। 19 फरवरी को शुरू होगा जो 25 फरवरी तक चलेगा। कहां पर? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना हो कहां पे रहा है, क्योंकि ये प्रश्न जब एग्जाम में पूछा गया है ना, जब भी अभी तक जितनी बार भी एग्जाम में ये प्रश्न आया है तो मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि आयोजन कहां पर हुआ। और इसकी थीम भी है। थीम क्या रखी गई है? भाईचारा, सहयोग और सहभागिता। थीम भी याद रखना। इस अभ्यास का पहली बार 1995 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। ठीक है, तो 3 बातें याद रखना। मिलान अभ्यास का आयोजन कौन करता है? भारतीय नौसेना। एक तरह का द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अभी 13वां एडिशन हुआ। कहां पर? विशाखापत्तनम में। और थीम याद रखना। बाकी कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइजेज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। उससे पहले देखो, विशाखापत्तनम में हुआ ना इसका आयोजन, तो विशाखापत्तनम और किन किन कारण से न्यूज में था, पहले मैं आपको वो रिवाइज कराता हूं। तो इसमें एक तो ये याद रखना
कि अभी बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल कार्यक्रम का दूसरा चरण कहां पर शुरू हुआ? विशाखापत्तनम में। भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नाम से एक एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 यानी कि चौथा औद्योगिक क्रांति का तीसरा केंद्र अभी आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की थी। तीसरा केंद्र ये इस तरह का भारत में, इससे पहले दो हमारे पास, एक मुंबई में मिलेगा, एक तेलंगाना में आपको मिलेगा। उसके अलावा आज हमने पढ़ा मिलान अभ्यास का आयोजन, ये भी कहां पर हो रहा है? विशाखापत्तनम में। मेरे को कुछ एक्सरसाइज आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, एक हमने पढ़ा था टाइगर ट्रैम्प अभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था ये भी देखो कहां पर हुआ था? विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में। डस्ट लेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, पुणे में। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, भारत ने भी लिया। UAE ने आयोजन किया था, UAE में। तालिस्मान साबरे अभ्यास, ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया ने इसका आयोजन किया था। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी में। और एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है, नौसैन्य अभ्यास है। भारत और मालदीव ने मिलकर का आयोजन किया था, मालदीव में। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास, ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, उलन बटौर ने आयोजन किया था, उसकी कैपिटल मंगोलिया में। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था, उलन बटौर मंगोलिया में। टाइगर क्लो अभ्यास, पहली बार ये एक्सरसाइज हुआ था, एयर एक्सरसाइज है, वायु सैन्य अभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच हुआ ये, उत्तर भारत में। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, कहां पर? फ्रांस के ला कैवेलरी में। ठीक है, तो ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास अभी कहां पर किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, अभी उन्होंने बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध आग शक्ति धाम अंबाजी में 1632 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का भी शिलान्यास किया, और इसकी लागत रहने वाली है 950 करोड़ रुपए। बात करें अगर शक्ति कॉरिडोर परियोजना की, इसको आपको समझाता हूं क्या है ये। तो ये अंबाजी मंदिर परिसर को आधुनिक और भव्य बनाने का एक विशाल प्रोजेक्ट है, जिसे शक्ति कॉरिडोर नाम दिया गया है। तो पहले चरण में बहुस्तरीय पार्किंगें बनेंगी, अंडरपास सड़कें बनेंगी, यात्री निवास, खुला रंगमंच, ये सब बनेगा इसके अंदर। वैसे तो टोटल परियोजना की लागत 1632 करोड़ रुपए है, लेकिन अभी पहले चरण में जो जो चीजें बनेंगी उनमें 950 करोड़ रुपए लगभग खर्च होने वाले हैं। तो ये परियोजना आप कह सकते हो अंबाजी धाम को एक प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शक्ति कॉरिडोर इसको नाम दिया, इस परियोजना के इस प्रोजेक्ट को ध्यान रखना। कहां पर? गुजरात। अब बात गुजरात की हो रही है, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, कैपिटल गांधीनगर हो गई है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। नृत्य, यहाँ का नृत्य है गरबा, डांडिया भी यहीं का है। वंसड़ा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क हो गया, मरीन नेशनल पार्क हो गया। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध है माही नदी पर, और दांतेवाड़ा बांध बनास नदी पर है। उसके अलावा कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न अगर गुजरात से देखें, तो कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप ये हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। इसमें भारत ने 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज जीते थे, टॉप पे रहा था भारत। 11वां एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 भी भारत में हुआ था अहमदाबाद में, जिसका मैस्कॉट था जलवीर। और अमित शाह जो गृह मंत्री, इन्होंने भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया था, नारायणपुर अहमदाबाद में। अहमदाबाद के साबरमती में एशिया का सबसे बड़ा रेल कमांड सेंटर का भी अनावरण किया गया। गुजरात का चौथा सौर गांव ये बना धोरडो गांव, जबकि भारत का पहला सौर गांव भी कौन सा है? ये भी गुजरात का है, मोडेरा गांव। याद रखना, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो धोरडो गांव है ना, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया था। और 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है भारत होस्ट करेगा, अहमदाबाद में होगा। और इसके लिए ये लाइन सबसे ज्यादा याद रखना, पूछ सकता है एग्जामिनर कि इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे भारत में? 2010 में हुए थे, तब वो नई दिल्ली में हुए थे। पापा पगली प्रोजेक्ट ये भी गुजरात के दाहोद जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में लॉन्च किया गया था, एक तरह की शिक्षा पहल है ये। गुजरात सरकार ने 2025 को शहरी विकास का वर्ष घोषित किया। दूसरा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026, इसका आयोजन हुआ गांधीनगर गुजरात में। गुजरात ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की, कहां? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। और इस तरह से ये देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का एआई रिसर्च संस्थान होगा, जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने गुजरात को 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया।
और गुजरात ये भारत का एकमात्र राज्य है जहां शेर, तेंदुआ, बाघ ये तीनों आपको मिलेंगे। अभी यहाँ पे जो रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे एक बाघ भी मिला था। ठीक है, तो ये सारी बातें गुजरात से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 फरवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, जिसे आप बोलोगे इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ये हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो इस बार इसे 2026 में ये 9 फरवरी को मनाया गया। मनाने का उद्देश्य मिर्गी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इससे जुड़े भ्रम जो भी मिथ्स हैं उनको दूर करना, मरीजों को सही इलाज के लिए प्रेरित करना। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और इसका इलाज संभव है। और याद रखना, बैंगनी रंग ये मिर्गी जागरूकता का प्रतीक है। ये तो अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस हो गया। एक नेशनल एपिलेप्सी डे भी होता है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, वो 17 नवंबर को होता है। याद रखना, इस वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसका कोई दिन फिक्स नहीं है। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ये तो फरवरी के हमने कहा ना दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, तो चेंज होता रहता है। लेकिन नेशनल एपिलेप्सी डे ये फिक्स है 17 नवंबर। और जब भी ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, मैं बता रहा हूं आपको, ये एग्जाम में प्रश्न आता है, मैं आपके सामने शो भी कर रहा हूं, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हो। इसी तरह कई बार रिपीट हुआ है, तो यही वाला रिपीट हुआ है, राष्ट्रीय वाला। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा ध्यान में रखना आप, 17 नवंबर। अच्छा, एक और नोट डालेंगे यहाँ पे आप कि एक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी होता है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। ये साल में वैसे 2 बार मनाया जाता है, 10 फरवरी को और 10 अगस्त को। और क्या होता है इसमें? इसमें 1 से लेकर 19 वर्ष के बच्चों को कृमि संक्रमण यानी कि पेट के कीड़े से बचाने के लिए निशुल्क एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है। और इस दिन को 2015 में मनाना शुरू किया गया था हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। तो मनाने का उद्देश्य यही है, बच्चों में पोषण स्तर, हीमोग्लोबिन और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है ये। ठीक है, तो लगे हाथ ये भी ध्यान रखना। बाकी अभी तक अगर हम देखें फरवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस हमने मनाए, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस के रूप में मनाया था। और उसके बाद 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस भी, वर्ल्ड पल्सेस डे भी मनाया गया। ठीक है, तो ये दिवस है अभी तक, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 45वें स्थान पे। हम बात कर रहे हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 की। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जो इंडेक्स है ये क्या बताता है। ये बताता है कि कोई देश डिजिटल दुनिया यानी कि इंटरनेट में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G इन सब का उपयोग करने के लिए कितना तैयार है। मतलब उस देश में इंटरनेट कितना तेज है, कितने लोग हैं जो स्मार्टफोन का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार डिजिटल सेवाएं कितनी दे रही है और वहां की कंपनियां डिजिटल तकनीक पर कितना खर्च कर रही है। तो इन सभी हिसाब से ये रैंकिंग तैयार की जाती है। अभी 2025 के लिए जो रैंकिंग जारी की जा रही है, इसमें भारत 45 नंबर पर है टोटल 127 देशों में से। भारत का स्कोर है 54.43। पिछली रैंकिंग के मुकाबले भारत 4 पोजीशन ऊपर है। और बाकी टॉप 3 कंट्रीज भी देख लो। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे फिनलैंड है और तीसरे पे सिंगापुर को रखा गया है। भारत 45वें स्थान पर है। अच्छा, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है भैया? तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। ये अमेरिका का एक नॉन प्रॉफिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यही नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को जारी करता है। क्या होता है मैंने आपको बता दिया। बाकी इंडेक्स वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस में आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस ही हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, भारत 96 पे है, टॉपर डेनमार्क है। और मानव विकास सूचकांक भारत 130 पे है, टॉपर आइसलैंड है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया था, भारत 99 पे है, टॉपर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। उसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड हो गया। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पर है, टॉपर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका हो गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका हो गया। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉपर बुर्किना फासो हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक इसमें भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क हो गया। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था, भारत की रैंक है 131, टॉपर आइसलैंड हो गया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में
भारत 71 पे है, टॉपर स्वीडन हो गया। ठीक है, तो लगभग 17 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंडेक्सेस हैं, सूचकांक के ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई नाम से एक पहल लॉन्च की है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पढ़ाई विद एआई नाम से एक डिजिटल लर्निंग पहल शुरू की है। उद्देश्य है छात्रों, विशेष रूप से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त और हाई क्वालिटी वाली और एआई बेस्ड शिक्षा प्रदान करना। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए चाहे वो गांव में हो बच्चा, चाहे शहर का बच्चा हो, हर छात्र को समान गुणवत्ता वाली पढ़ाई का मौका मिलेगा। केवल स्टडी मटेरियल ही नहीं, बल्कि छात्रों को गाइड करने के लिए लगातार काउंसलिंग की सुविधा भी दी जाएगी। अब पढ़ाई विद एआई पहल है। पहले तुम्हें एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी तक हमारे बन रहे हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। फिर आपको हिमाचल प्रदेश भी लेकर के चलूंगा। देखो, एआई मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी बात करो ना, तो ये नाम याद रखना कि एआई के फादर किन्हें कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। और एआई के गॉडफादर कहा जाता है जेफरी हिंटन को। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो गलती मत करना। अब बात करते हैं कुछ इससे बनने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्न, जैसे कि भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहां पर खुलेगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया था? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी कहां पर शुरू हुई? वदमना विलेज, नागपुर, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी बनाएगा कौन? बनाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कहां पर? उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ये भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी होगी। सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये किया गया था जयपुर में। पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने मशीनों के लिए वेब बनाने के लिए किस नाम से एआई स्टार्टअप लॉन्च किया था? पैरेलल। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया? तो दुबई। नासा ने आईबीएम के सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एआई मॉडल लॉन्च किया था, उसका नाम है सूर्य। ठीक है, तो आज जो मैं एआई वाली आपकी शीट लेकर के आया हूं वो हमेशा जो रिवाइज कराता हूं उससे अलग है। तो ये शीटें रिपीट होती रहती है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ताकि बार बार उनको पढ़ेंगे तभी हमें ये चीजें याद रहेंगी। बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही थी, जैसे आज का प्रश्न था ना, तो पढ़ाई विद एआई पहल लॉन्च हुई थी हिमाचल प्रदेश में। तो चलो हिमाचल प्रदेश भैया, ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, इसकी 2 कैपिटल है, समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ल है। शिपकिला दर्रा मिलेगा, रोहतांग दर्रा मिलेगा, बड़ा चला दर्रा मिलेगा। पौंग बांध है यहाँ पे व्यास नदी पे, और पंडो बांध भी यहीं पर है। बागड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पे है। चमेरा बांध है रावी नदी पे। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क है यहाँ पे। यहाँ का लोक नृत्य नाटी हो गया, डांगी हो गया, छपेली हो गया। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। यहाँ का राजकीय पक्षी जुजराना हो गया, वेस्टर्न ट्रोगोपेन। वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांच, या फिर उसी को पिंक रोडोडेंड्रोन बोलते हैं। कुछ और प्रश्न देखें हिमाचल प्रदेश से, तो राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथन 2025 का आयोजन किया था? हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में। उल्लास योजना के तहत भारत का चौथा पूर्व साक्षर राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और छेंजिन आंगमो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से हैं। वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित पर्वतारोही बनी थी। और अभी हमने पढ़ा था भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू हुई यहाँ पर। और एक बोडा त्योहार हमने पढ़ा था जो मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में हाटी जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जापान के इतिहास में वो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की है? तो आंसर होगा सानाए ताकाइची। तो साने ताकाइची अभी 8 फरवरी 2026 को जापान के जनरल इलेक्शन में भारी बहुमत से इन्होंने जीत हासिल की है। और आप जानते हो ये जापान की पहली प्रधानमंत्री बनी थी पिछले साल अक्टूबर के महीने में। उनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिन्होंने 465 सीटों में से 316 सीटें जीत ली है। तो जब वे अक्टूबर 2025 में ही जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो प्रधानमंत्री बनने के लगभग 3 महीने बाद उन्होंने स्नैप इलेक्शन यानी कि समय से पूर्व चुनाव कराने की घोषणा दी, और चुनाव होते हैं जिसमें उनको भारी बहुमत मिलता है।
अब बात जापान की है तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल टोक्यो होती है, करेंसी है येन, प्रधानमंत्री साने ताकाइची, यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो याद रखना जापान। होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू द्वीप आपको ये मिलेगा सब जापान में। कुछ और प्रश्न देखें जापान से तो रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन ये बनाया था, ट्रेन स्टेशन जापान ने। जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है होंडा और उसने अपने पहले रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया था और इस तरह से अमेरिका और चीन के बाहर पहली बार किसी कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया। उसके अलावा अभी एक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह गोसेट GW को लॉन्च किया था जापान ने। किस रॉकेट से? H2A रॉकेट। जामाता अभ्यास भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ था चेन्नई में। 32वां फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी में हुए थे। उसमें भारत 12 मेडल के साथ 20वें स्थान पे रहा था, टॉप पे जापान रहा। जापानी कंपनी है TDK कॉर्पोरेशन, इसने लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया था हरियाणा के सोना में। और 20वां वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो जापान में हुआ था, उसमें टॉप पे रहा अमेरिका। भारत ने इसमें एक भी मेडल नहीं जीता। धर्मागार्जन अभ्यास ये भारत और जापान के बीच में होता है। अभी 6वां एडिशन हुआ था ये 2025 में जापान में। एबेल पुरस्कार 2025 इसको जीता मसाकी काशिवारा ने, जापान के हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। और इसरो और जाक्सा ये जापान की स्पेस कंपनी है, जैसे भारत की इसरो है। तो ये दोनों मिलकर के एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम है लुपेक्स मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? काशियुजाकी कारीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो आपको कहाँ मिलेगा? जापान में। क्यों न्यूज में था? जापान इसको फिर से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन सब कारण से जापान न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में तेजस्विन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता है। हम बात कर रहे हैं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। ये बायएनियल इवेंट है, यानी कि द्विवार्षिक होता है, हर 2 साल में एक बार होता है। अभी 2026 में 12वां एडिशन हुआ इसका, 6 से लेकर 8 फरवरी तक। कहां पर हुआ? तियानजिन, चाइना में। और मेडल टैली आप देख सकते हो, पहले स्थान पे चाइना रहा 10 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रोंज के साथ, यानी कि टोटल 34 मेडल इसने जीते थे। दूसरे स्थान पे कतर है और तीसरे पे जापान है। अब भारत की जो रैंक है ना, आप मेडल टैली से देखोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा 7वें स्थान पर है, क्योंकि भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज जीते हैं। और इससे ऊपर चीनी ताइपे आपको दिखेगा, जिसने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते हैं। भले ही उसने टोटल 4 मेडल जीते हैं, लेकिन उसके पास, भाई गोल्ड में हम देखेंगे तो गोल्ड में तो बराबर ही हो गई, उसके पास भी 1 है, हमारे पास भी 1 है। अब हम कंपेयर करते हैं सिल्वर से। सिल्वर किसके पास ज्यादा है? तो सिल्वर यहाँ पे चीनी ताइपे के पास 3 है, हमारे पास 2 ही है। भले ही उसके पास 1 भी ब्रोंज नहीं है, हमारे पास 2 ब्रोंज है, लेकिन सिल्वर उसके पास ज्यादा है, इसीलिए उसको हमसे ऊपर रखा गया है। उसको 6ठी रैंक पे रखा, हमें 7वीं रैंक पे रखा है। भले ही हम उसके पास 4 मेडल है और हमारे पास टोटल 5 मेडल हो गए, क्योंकि हमारे पास फिर 2 ब्रॉन्ज और आ गए। लेकिन इसकी रैंकिंग में ही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हर जगह। ये तो मैंने मेडल के आपको तरीकों से बता दिया, ऐसे तो भारत 7वीं रैंक पर है, लेकिन मैक्सिमम जगह भारत को 6ठे स्थान पर रखा गया है। 6ठा स्थान बताया गया भारत का मेडल टैली में। और अच्छी अच्छी जगह न्यूज ऑन एयर जो गवर्नमेंट का है, जहां से हम मैक्सिमम न्यूज लेते हैं, मैं क्या सभी, चाहे बड़े से बड़े चैनल जिनमें लाखों व्यूज आते हैं, वो छोटे से छोटा चैनल, सब तरह के चैनल, न्यूज़पेपर वाले भी, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, सब जगह भारत को 6वीं रैंक बताई गई है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी है। अच्छा, मेन बात जो हम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो 1 गोल्ड लेकर के आए, वो 1 गोल्ड कौन लेकर के आए? तेजस्विन शंकर। किस खेल में? हेप्थैलॉन गेम में। ठीक है, हेप्थैलॉन इनका गेम है जिसमें ये गोल्ड जीत करके लाए, एकमात्र गोल्ड आया इसमें हमारे पास। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी सिटी यूनियन बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा आर विजयानंद। तो अभी आरबीआई ने आर विजयानंद को सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, और इस तरह से वे यहाँ पे एन कामाकोड़ी का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अभी अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है। बाकी सिटी यूनियन बैंक स्थापना होती है 1904 में। हेडक्वार्टर इसका कुंभकोणम तमिलनाडु में मिलेगा। इसकी टैगलाइन होती है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। अच्छा, एक और नोट डाल लेना, इसी तरह का एक बैंक का ये अपॉइंटमेंट है, यस बैंक। इसमें भी अभी नए एमडी सीईओ बने, उनका नाम है विजय मुरलीधर टॉन्से। अच्छा, अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमने जो अभी एक नई पहल इस साल से 2026 से एक नया इनिशिएटिव हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, और वो भी मंथली वाइज। जैसे अभी फरवरी चल रहा है, लेकिन जनवरी तो समाप्त हो गया ना, जनवरी मंथ पूरा हो चुका है हमारा, तो जनवरी से जो भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आपके बना करके दे सकता हूं। मतलब डिपेंड करेगा
कि उस मंथ में किस किस टॉपिक के हमारे पास अच्छे खासे प्रश्न इकट्ठे हो गए, तो उसके मैं आपको वीडियोस बना करके दे रहा हूँ अलग से। जैसे अभी लगभग मैंने शायद 3 वीडियो आपको बना करके दे दिए। एक तो स्पोर्ट्स, मतलब जनवरी में जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित हमने करंट अफेयर्स पढ़े उसका अलग से वीडियो बना करके दिया। उसी तरह से अवार्ड्स वाले प्रश्न जो बने उनका अलग से वीडियो बना करके दिया। और कल मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां जो जो हुई है जनवरी में, चाहे वो नेशनल अपॉइंटमेंट हो चाहे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हो, उसका एक अलग से वीडियो बना करके दिया। तो आप सभी लोग वो जाकर के देखें वीडियो। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि एक ही टॉपिक के एक ही जैसे एक साथ प्रश्न एक ही महीने के आपको एक साथ मिल जाएंगे, रिवीजन आप कर पाओगे। आप ही लोगों के लिए बनाए हैं, तो आप लोग जरूर जाकर के देखें, क्योंकि आप लोगों के देखने से ही निर्भर करेगा कि आगे के मंथ के मुझे इस तरह के टॉपिक वाइज वीडियोस तैयार करने हैं या नहीं करने। क्योंकि वीडियोस को रेस्पॉन्स मिलेगा तभी उसको जारी रखने में मजा आएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसको जारी रखें, अगर आप लोगों को वो पसंद आता है, बेनिफिशियल लगता है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट अपनी तरफ से भी दिखाएं। उसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने अपने स्टडी ग्रुप में कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं, उनको शेयर जरूर करें। बाकी आज भी कोशिश करूंगा आज या कल आपको एक और टॉपिक पे मिल जाए वीडियो, या तो हम डेज वाला ले लेंगे, डेज थीम पे, या फिर कुछ और देखते हैं। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। हम बात कर रहे हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की। 8 से लेकर 11 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 1000 साल पहले यानी कि 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा था, लेकिन हमारी आस्था अटूट रही और मंदिर का बार बार पुनर्निर्माण हुआ। मतलब हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, कई बार इसे तोड़ा गया, हमने बार बार इसका निर्माण किया। तो ये उसी गौरवशाली इतिहास और अटूट विश्वास की विजय का जश्न है जिसे हम मना रहे हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में। सोमनाथ मंदिर ये कहां पर मिलेगा? गुजरात में। गुजरात के प्रभास पाटन में ये स्थित है। और आप जानते हो 12 पवित्र शिव ज्योतिर्लिंगों में से ये पहला है। मैंने आपको बताया जैसा कि 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा मंदिर को विध्वंस किया गया था, तोड़ा गया था, और बाद में इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। बाकी अलग अलग समय में इसको तोड़ा गया और अलग अलग समय में जो शासक आए उन्होंने इसका निर्माण करवाया। और ये मंदिर उस स्थान पे बना है जहाँ पे कपिला, हिरण और सरस्वती नदियां आकर के मिलती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। अच्छा, महमूद गजनवी ये कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। ठीक है, अब ये सोमनाथ मंदिर से एक आध प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इनके उत्तर करना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर सेशन एंड करेंगे। और इनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है फ्री में। बाकी मॉक टेस्ट लगाइए, इनका रिवीजन करिए अच्छे से। ये सब फ्री अवेलेबल होता है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल का रिवीजन करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला फुटबॉल जो चैंपियनशिप है उसका खिताब जीता भारत ने। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किसने जारी किया? कोटक महिंद्रा बैंक। और किस राज्य ने अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया? कर्नाटक। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बना गोवा। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? चाइना। भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2026 अभ्यास का आयोजन कहां किया? राजस्थान। और बुक आइए रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, इसके लेखक है नवीन कुंडू। और विश्व दलहन दिवस मनाया गया 10 फरवरी को। उसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किसने 52.63% हिस्सेदारी खरीदी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और आखिरी प्रश्न पूछा था अभी, किस देश का फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ, एक्टिव हुआ? ग्वाटेमाला का है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था पहले BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा यूएई। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।